नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम की हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरिया के एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज के बारे में। इसमें 100 क्वेश्चन है प्रत्येक टेस्ट में और 17 टेस्ट है, जिसमें से 80 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 20 करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हम छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर पुराना है और इसमें देखेंगे केवल हमको एनसीईआरटी के सब्जेक्ट। ठीक है, पहला टेस्ट में है 6 और 7 का ऑल चैप्टर है। इसमें इसका हिस्ट्री का, एनसीईआरटी हिस्ट्री का 6 और 7 क्लास का ऑल चैप्टर है, 20 करंट अफेयर है जनवरी 2024 का। तो इसको हम छोड़ देंगे करंट अफेयर को और बाकी देखेंगे हम तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को। आइए शुरू करते हैं, बिना देर किए। पहला प्रश्न है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ए, उत्तर भारत से। किसके? उत्तर भारत से संबंधित है। दूसरा पूछ रहा है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पर इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पत्थर के औजार के आकार बड़े नहीं, मीडियम साइज में थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है, नहीं, पुराने किस्म के औजार भी चलते रहते। केवल एक सही है, इसमें आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। आइए देखते हैं, बसोहली शैली किस राज्य में से संबंधित है? बसोहली किस राज्य से संबंधित है? संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश पता कि रसमंजरी की रचना किसने की थी? तो रसमंजरी की रचना इनमें से की थी किसने? तो भानुदत्त। किसने? भानुदत्त। कह कि बृहद पुराण से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि इसकी रचना बंगाल में की गई थी और इसको ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई थी। इसमें क्या कहा गया? दोनों कथन सही है। बृहद पुराण में ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसका दोनों कथन सही है। आइए, कह रहा है मिलान करने के लिए तो देखते हैं। फर्रुखसियर का शासनकाल कब था? तो 1713 1719। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब था? 1754 1759। और शाह आलम द्वितीय का था 1748 से 54 और अहमद शाह का था 1759 से 1806। तो इसका आंसर होगा कौन? 2-3-1-4 इसका आंसर होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में किसकी मिली थी? तो मालवा की जिम्मेदारी मिली थी सवाई राजा जय सिंह को। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किया जाते थे। और कह रहा है कि इस अवधि में ओखला के मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। इनमें से कौन सा सही है? 8 का उत्तर होगा इसमें। 8 का उत्तर दोनों कथन सही होगा। ठीक है, दोनों कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिख जत्थों के मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? सिख जत्थे के मिसलों की संयुक्त सेना को कहा जाता था दल खालसा। क्या? दल खालसा। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? कितना का संरक्षण के लिए लिया जाता था? इसमें लिया था 20%। कितना? 20%। आगे देखते हैं 11 नंबर, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक व्यवस्था, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, बिल्कुल। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसका उत्तर होगा 11 का कोई कथन सही नहीं, क्योंकि राजा किसी से कर नहीं लेता था। ऋग्वैदिक काल का था, एक कर एकत्र नहीं करता था, बल्कि यहाँ पे गायों वाली परंपरा थी और राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा नहीं था। लोकतांत्रिक व्यवस्था उस समय मौजूद थी थोड़ी थोड़ी। आइए देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन है सही पर विचार कीजिए। ठीक है, और सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती है। इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर वैदिक काल में दोनों कथन सही हो गए थे। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। इसमें प्रशंसा होगा, प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होगा। कह कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? 13 नंबर क्वेश्चन का एक उत्तर होगा विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। सॉरी, प्रशस्ति पत्र ही होगा 14 नंबर का आंसर होगा हरिसेन। समुद्रगुप्त के वर्णन किया था हरिसेन। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? दक्षिणापथ में शासकों की संख्या 12 बताई थी। 12 बताई। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो विक्रम संवत की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत किसी समय हुई थी? आप टेंशन में कमेंट बताइएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 17 नंबर देखते हैं कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोका था उदय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा व्यापारिक संगठनों को। किसको? व्यापारिक संगठनों को कहा जाता था। ठीक है,
पूछ रहा है कि जनपद का अर्थ क्या होता था। जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद का अर्थ है जन में बसने की जगह, जन में बसने की जगह। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। जनपदों का उद्भव कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो हुआ 2500 साल पहले। कितने साल, 2500 साल पहले लगभग। ठीक है। अब पूछा है कि महाजनपद काल के संबंध में कौन सा कथन सही है, विचार करना है। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। ठीक है। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो 21 नंबर का उत्तर होगा न तो वन न ही दो सही है। ठीक है। इसमें दोनों में से कोई सही नहीं है। आगे देखते हैं। तो पाणिनि के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो 22 नंबर है, कह रहा है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो इनमें से केवल एक सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। बज्जी संघ का वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है। तो बज्जी संघ का वर्णन इनमें से दीर्घ निकाय में किया गया है। किसमें, दीर्घ निकाय में। सी नंबर। पुरी के जगन्नाथ जी मंदिर का किस वंश के शासक ने बनवाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का गंग वंश ने बनाया था। किसने, गंग वंश के शासक ने। आगे देखते 25 नंबर। अकबर ने बंगाल के अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। 1585 में। किस वर्ष, 1585 ईस्वी में। सॉरी, 1586 ईस्वी में जीता था। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। नयनार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य से समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। तो इनमें से कौन सा होगा, केवल एक और दो सही है, तीसरा सही नहीं है। तो नयनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। ठीक है। आगे देखते हैं 27 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो इसका डी सही होगा। इनमें से कोई सही नहीं है, बल्कि उल्टा है। मदुरई पांड्यों का बंदरगाह था और पुहार चोलों का बंदरगाह होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या बताया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो 28 नंबर के इस क्वेश्चन में केवल 3, 2, 3 और 4 कथन सही है। ठीक है। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। ठीक है। केवल 2, 3 और 4 सही हैं। इनमें से ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है। तो वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही होगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा था। तो ये लिखा था 30 का होगा। 30 का आंसर नरसिंह मेहता ने लिखा था। किसने, नरसिंह मेहता ने लिखा था। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था प्रारंभ में, तो हुआ था आपको उत्तरी क्षेत्र में। किसमें, उत्तरी क्षेत्र में प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई किसकी अनुयायी थी। तो मीराबाई इसमें रविदास की अनुयायी थी। किसकी, रविदास की। ठीक है। आगे देखते हैं। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल काल में कर का क्या था, बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसने नगद को संग्रहित किया जाता था। कदमई एक भू राजस्व था। तो 33 का आंसर होगा केवल दो सही है। ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था। किस परिवार में, तो जुलाहा परिवार में हुआ था। किसमें, जुलाहा परिवार में। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लंगर व्यवस्था का शुरुआत इसमें किसने की थी, 35 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक ने किया था लंगर व्यवस्था का शुरुआत। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। इसमें की थी पाणिनि। किसने, पाणिनि ने की थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी, उनकी स्वामी महावीर की भाषा थी प्रकृति। कौन सी, प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 38 नंबर। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। इसमें से कौन सा होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें का। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो 39 का आंसर होगा आपको डी, विनय पिटक में। किसमें, विनय पिटक में। लिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संदर्भ में सही नहीं है, उनमें से कौन सा सही नहीं है,
तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये सही नहीं है, क्योंकि विवाहित स्त्रियों की अनुमति ही नहीं थी कि इसमें शामिल हो। बाद में भले दिया गया है, ठीक है, तो वो भी अनुमति नहीं लेना होता था। 41 नंबर देखते हैं, महायान के संबंध में निम्नलिखित में विचार के सत्य कथन का चयन कीजिए। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल इन्होंने बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। जी, महायान लोग महान थे, उन्होंने बौद्ध महात्मा बुद्ध को महान मान करके उनकी मूर्तियां बना दी थी। दोनों कथन सही है, एक और 1 और 2 दोनों सही है, सी आंसर होगा इसका। 42 नंबर, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास की साधना करते थे। 42 नंबर कह रहा है कि एकांतवास की साधना करते थे और बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में भी लोकप्रिय हुए। ये दोनों तो सही है, एकांतवास में साधना नहीं करते थे बौद्ध लोग, बल्कि समूह के रूप में रहते थे, इसलिए 2 और 3 केवल सही है। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। भारत की यात्रा में आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों में कालानुक्रम में सही क्रम क्या है? तो सही क्रम होगा इसमें बी, इसका आंसर होगा फाइयान, उसके बाद वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग आया था। पहले फाइयान, फर्स्ट में फाइयान, वेनसांग बीच में और इत्सिंग इंड में आया था। इत्सिंग इंड में आया था, ध्यान रखिएगा, फाइयान फर्स्ट में, इत्सिंग इंड में आया था। बाकी वेनसांग को बीच में कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, उसका नाम क्या था? इसमें कौन था राजदूत? डायमिकस। कौन? डायमिकस था। कौन? डायमिकस था। कह रहे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगानेसिस था। कौन? मेगानेसिस। डायसियस का राजदूत था डायमिकस। किसकी? डायसियस का राजदूत था डायमिकस। इसका मेगानेसिस होगा, ठीक है। कौन भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इनमें से सही क्रम होगा आपको, पहले हिंद यवन आएंगे, फिर शक, फिर पार्थियन, फिर कुषाण आएंगे। कौन? हिंद यवन, शक, पहला, कुषाण। हिंद यवन, शक, पहला और कुषाण, ऐसे क्रम में बना हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं 46 नंबर। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इन अधिकारियों का नाम जाना जाता था धम्म महामात्र। किसकी? धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता, ठीक है। अशोक के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में होते थे। अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, तो तीसरा नंबर भी सही है। तो इनमें से 1 और 3 सही है। ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में नहीं होते थे, क्योंकि प्राकृत में भी उसका होता था, ठीक है, प्राकृत में होता था। आगे देखते हैं, अधिकतर प्राकृत में ही होता था, ठीक है। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? तो किसके बराबर है? तो इक्ता। किसके? इक्ता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना, ठीक है। यह केरलन के मलयालम भाषा में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है, ठीक है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है। तो 49 का आंसर होगा, कोई कथन सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो इनमें से किन स्थानों पर हुए हैं? इन सभी स्थानों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कंधार, ब्रह्मगिरी, जागौर, गिरनार और लुम्बिनी, इनमें से 5वें स्थान पे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब कह रहा है 51 नंबर, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो इनमें से कहाँ भेजा था? सभी जगह भेजा, सीरिया, मिस्र और श्रीलंका, सभी जगह पर भेजा था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? इसमें राज्यपाल होगा। कौन सा? राज्यपाल होगा, राज्यपाल का पद दिया जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्यों? बड़े आकार के कारण, समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। जी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का महत्व है कि प्राचीन ज्ञान विज्ञानों की बातों पर चर्चा होती है, ठीक है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति इसी से होती है। धार्मिक मान्यताओं पर व्यवहारों की चर्चा इसी पे होती है। और स्तंभ लेखों का अध्ययन इसी के द्वारा किया जाता है। तो पांडुलिपियों में ये सब संजोए रहते हैं, चारों के चारों कथन सही है, तो डी इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? कुषाण की दूसरी राजधानी कौन सी रही है? तो मथुरा रही है। कौन सी? मथुरा रही है। आइए 57 देखते हैं। 57 कह रहा है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अरिकामेडु कहाँ पे स्थित है? पुंडुचेरी में। कहाँ पे? पुंडुचेरी में। आगे देखते हैं 58 नंबर, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। क्या कहा था? ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है।
अब आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। करा कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेखों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अभिलेखों पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था, इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। तो 60 का आंसर क्या कह रहा है, केवल एक सही है, ब्राह्मी नहीं प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 61 नंबर, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में कथनों पर कौन सी चीजें शामिल है। अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार और आभूषण, इनमें सभी शामिल है। इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 61 का आंसर होना चाहिए सी, इनमें से सभी शामिल है। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशियों का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। इनमें चारों कथन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं आंसर क्या दिया है। तो 62 नंबर का होगा 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सही है। तो इनमें से कौन सा होगा, 1, 2, 3 और 4, डी आंसर सही होगा। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, बिल्कुल। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, बिल्कुल। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं, बी, केवल 2 कथन सही। आहत सिक्के सामान्यतः ढाल कर बनाए जाते थे, नहीं। पंचमार्क सिक्के मोहरों के द्वारा ठप्पा मारकर भी बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है। मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहार और बुनकर और टोकरी और माला बनाने वाले सबका उल्लेख मिलता है। तो उनमें से सभी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। 65 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से सही होगा, क्योंकि ए सही नहीं है। केवल व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते, बिल्कुल नहीं, स्थलीय मार्गों का भी प्रयोग करते थे। 66 नंबर, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। बुद्ध चरित्र का रचनाकार है अश्वघोष। कौन, अश्वघोष है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्वी और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला, बिल्कुल। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म की आरंभिक रूप कहीं कहीं अधिक प्रचलित हुई। तय कह रहा है, तो कौन सा सही है इनमें से। तो 67 का आंसर होगा, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। तो वृत्ताकार पथ को क्या कहते थे, प्रदक्षिणा पथ। क्या, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता। ठीक है, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधा तथा जानवरों का चयन करते थे। किस आधार पर करते थे, 69 का होगा कि जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है, बिल्कुल। बड़े दान तथा मजबूत डंडल वाले पौधे, ठीक है। अहिंसक जानवर, इन तीनों आधारों पर किया जाता था। ठीक है, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। चोल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण पतन इनमें से कौन सा था, इनमें से पुहार था। कौन, पुहार था। ठीक है, बुर्जहोम के आवास के संबंध में विचार कीजिए। बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, दोनों को, ये भी सही है। पुरातात्विक को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर कह रहा है कि कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ है। तो कुषाण के समय बौद्ध धर्म का नई शाखा महायान का हुआ है। किसके, महायान का विकास हुआ है। हड़प्पाई संस्कृति के सही मिलान करना है। तांबा, टीन, सोना ये कहाँ पर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि तांबा राजस्थान में मिलती है, राजस्थान की खेतड़ी में। सोना कर्नाटक में मिलेगा और टीन मिलेगा आपका निस्तान में। कहाँ मिलेगा, टीन आपका निस्तान में। 73 का होगा 1 का बी, तांबा राजस्थान में, टीन अफगानिस्तान में, सोना राजस्थान कर्नाटक में। ठीक है, तो 1 का बी आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई। नदियों के सूखने के कारण हुई, जंगलों में विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा। इनमें से संभावना सभी पे व्याप्त की जा सकती है। चारों कथन सही है, इनमें से पांचों कथन सही है, क्योंकि कोई भी संभावना हो सकती है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुए। क्या परिणाम हुए, हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। तो केवल 1 और 2 और 3 सही होना चाहिए इसमें। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर, इसमें डी दिया है, नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई। चलो, चारों कथन सही है। ठीक है, आगे देखिए 76 नंबर। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों का सबसे प्रसिद्ध वंश कौन सा था। तो सिल्क रूट इसमें रखने वाला सबसे ज्यादा कुषाण था। कौन, कुषाण था। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, बिल्कुल बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ताकि हम बताएंगे। फिर उसके बाद किसके, कनिष्क थे। बी आंसर होगा, कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन, अश्वघोष। किसके, कनिष्क के। रोमन साम्राज्य के भारत में किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। तो रोमन साम्राज्य के समय काली मिर्च की मांग सबसे अधिक थी। किसकी, काली मिर्च की। आइए 79 नंबर देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एहेल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन है।
करता है। गुप्तों के शिलालेख लड़ाई के लिए मृत्यु हो गई है। इनमें से कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो यही होगा, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई है, लड़ाई में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ठीक है, 80 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? तो जाट राज्य अपने किस राजा के समय उभरा था? तो उभरा था सूरजमल के समय, सबसे शक्तिशाली स्वरूप में उभरा था। किसके? सूरजमल के समय। 80 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो उसको नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे अगले वीडियो में कौन सा एनसीईआरटी का बुक आता है। यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। बिहार सिविल सर्विस एग्जाम रिजल्ट है, आज देखेंगे एविटेरिया के एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का 2 नंबर टेस्ट देखेंगे। इसमें 8 और 9 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे 80 क्वेश्चन रहेगा इसमें, बाकी 20 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहेगा, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। करें भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटा जाता है। ठीक है, इतिहास के इन खंडों में बांटने में समझना पश्चिम से आई थी, यह समझ पश्चिम से आई थी, तो बिल्कुल दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि आधुनिक समाज की विशेषताएं क्या है? स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था, लोकतंत्र। तो सामंती व्यवस्था आधुनिक समाज में व्याप्त नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम किसे सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने सौंपा था जेम्स रेनेल को। किसको? जेम्स रेनेले को। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। 1919 की आर्थिक महामंदी के सबसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन चयन कीजिए। अमेरिका शेयर बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली के कारण आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, अमेरिका महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, तो इसका आंसर 4 का होगा। 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। आगे देखते हैं। 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? 1946 में दिल्ली में पुलिस क्यों हड़ताल हुआ था? तो कम वेतन और खराब भोजन के कारण। किस कारण? कम वेतन और खराब भोजन के कारण। बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? किसने गिरफ्तार किया था? तो 6 का आंसर होगा किसने? कैप्टन हडसन ने। किसने? कैप्टन हडसन ने। वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक कंपनियों का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। बिल्कुल, वे सस्ती चीजें खरीद कर उच्च कीमतों पर बेचती थी। ये भी सही है, तो 7 का आंसर होगा आपका सी। 7 का आंसर सी होगा। 8 नंबर कह रहा है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? तो बंगाल के सिराजुद्दौला का टकराव का मुख्य कारण था इसमें फरमान का दुरुपयोग। क्या था? फरमान का दुरुपयोग। सिराजुद्दौला के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। 1756 ईस्वी में मुंशी कुली खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद हो गया था। ये भी ठीक है। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी तो बाद में हुआ था, लेकिन 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। 2 और 3 इसका सही आंसर सी हुआ। ठीक है, सिराजुद्दौला के हार का सर्वप्रमुख कारण क्या था? सैन्य कमजोरी, अंग्रेजों की तुलना में वित्तीय स्थिति कमजोर होना, सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी थी। क्या थी? धोखेबाजी थी। 10 का आंसर सी होगा। प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार फैलाना था। ठीक है, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मारा तो नहीं गया था, मार दिया गया था। तो केवल 2 कथन सही है। केवल 2 कथन सही है। ठीक है, बंगाल का प्रशासन संभाला था, फिर बाद में दे दिया था वापस। 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? 64 की बंगाल के नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। कौन? मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुई थी। बक्सर की युद्ध। ठीक है, देखते हैं बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी के बंगाल दीवानी फौजदारी अधिकार दे दिया था। कथन केवल 2 सही है, इसका आंसर बी होना चाहिए। इसका आंसर बी होना चाहिए, ना तो 1 ना तो 2 सही है। किस कह रहा है कि द ब्रिटिश ऑफ बक्सर टुक प्लेस एंड 1764 बिटवीन अमीर कासिम नवाब एंड अवध के नवाब, तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन इसने मुगल सम्राट को कंपनी बंगाल दीवानी और फौजदारी अधिकार नहीं दिया था, केवल दीवानी अधिकार दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। दोनों कथन गलत है, इसमें आंसर वही होगा। सहायक संधि के संदर्भ में कुछ विचार कीजिए। सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। सुरक्षा की निर्धारित रकम चुकाने पर कंपनी उसके रियायत का इलाका कब्जे में ले लेती थी। तो 14 का आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सही है। डी आंसर होगा इसका सही। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर में हुई थी? तो किसमें? चतुर्थ में हुई थी। किसमें? हैदर अली की मृत्यु हुई थी ना, तो तृतीय में हुई थी शायद। 15 का 20 सेकंड में हुई होगी थी, सॉरी। तृतीय और चतुर्थ हुई थी टीपू सुल्तान के साथ। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन सा कदम उठाया?
टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों को चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची गंभीर से निर्यात किया। उसने फ्रांसीसी बैर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना में अधिक नहीं किया। 2 और 3 सही है, एक का नहीं पता, इसलिए आंसर देखते हैं इसका। 2 और 3 केवल सही है इसका आंसर। ठीक है, आंसर बी होगा। 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू मारा गया था। ठीक है, बोडियार राजवंश के हाथों मैसूर की सत्ता सौंप दी गई थी। मैसूर की सहायक संधि थोप दी गई थी। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से डी, 1 और 2, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा आरंभ की गई थी। हेस्टिंग द्वारा आरंभ की गई थी। ठीक है, 19 नंबर, रानी चमन्ना के संबंध में कुछ पर विचार कीजिए। रानी चमन्ना का संबंध कर्नाटक से है, बिल्कुल। रानी चमन्ना अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, बिल्कुल। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 1829 में जेल से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। 19 का होगा, 1 और 3 केवल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपनी ने सिंध पर आक्रमण कब्जा कब किया था? कब किया था? आपको क्या लगता है कब किया होगा? 19 का आंसर, 20 का आंसर होगा आपको कितना? 1843 में। कब? 1843 में। सहायक संधि पर मिलान करना है। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। ठीक है, 21 नंबर का आंसर होगा क्या चीज? डी, 1 का भी होगा। सतारा का होगा 1848 में, और संबलपुर का होगा 1850 में, और 1 का भी, 2 का ए, और 3 का डी। उदयपुर का 1852 में, और नागपुर का 1853 में होता। ठीक है, अवध के अधिकारों के संबंध में तुम लोग विचार कीजिए।